हिंदू डिस्कशन ऑफ 20 मई। तो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ है वो रिलेटेड टू जीएसटी का। अभी काउंसलिंग की मीटिंग थी तो उसमें कुछ डिसीजन लिए गए, उसके ऊपर ये आर्टिकल आया। जीएसटी काउंसलिंग हमने परसों के न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो शायद रिपीट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे। अभी 1-2 दिन बाद फिर 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बर्निंग टॉपिक है। जीएसटी के बारे में बार बार आता रहता है, तो कभी और क्लास में रिवाइज करेंगे। जीएसटी ऑन वैक्सीन इन सिलेंडर इज़ नॉट जस्टिफाई स्टेट। मतलब कि अभी जो वैक्सीन के लिए जीएसटी को मतलब एग्जेम्पशन करने की बात चल रही थी, या फिर वैक्सीन के लिए बात चल रही थी, वो अभी तक कोई उस पर स्टैंड नहीं लिया है। फ्रंट पेपर पे इतनी ही न्यूज़ है, और रिलेटेड टू और कोई न्यूज़ नहीं है जो यूपीएससी के लिए है। जो एक न्यूज़ है रिलेटेड टू मतलब कि जो अनाथ हो गए हैं बच्चे, उसके लिए गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उसके लिए वर्क करना चाहिए। और कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो आप लिख सकते हैं किसी सोशल इशू से पेपर नंबर सेकंड में या पेपर नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा जा सकता है गवर्नमेंट ने क्या क्या वर्क किया है जो अनाथ बच्चे हैं। जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, उसने कौन कौन सी ऐसी स्कीम चलाई हैं, जो अडप्टेशन ऑफ चिल्ड्रन, फिर ऑर्फन होम्स की स्कीम चलती है, फिर मतलब मैथ्यू वंदना योजना है, ये सब चिल्ड्रन के लिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सब चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान भी बोल सकते हैं, ये भी बच्चों के लिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें सब काउंट होते हैं, इवन अनाथ बच्चे हों या फिर उनके माँ बाप हों। तो सारी स्कीम्स हैं जो चिल्ड्रंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो इस पर फ्रंट पेपर पे और भी कोई स्कीम नहीं है। वी कम बैक आवर डिस्कशन पे आते हैं, मतलब आगे चलते हैं। लक्षद्वीप पे जो ड्राफ्ट आया है, मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ उस ड्राफ्ट के अंदर क्या है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का यूटीज़ है, दिल्ली गवर्नमेंट, तो ऐसे ही लक्षद्वीप भी एक यूटी है। अभी क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी जो पावर है टेक ऑफ कर रही है। वहाँ पे एक वो डेवलपमेंट अथॉरिटी बना के उसकी सारी पावर लेना चाहती है, और सारी पावर जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको देना चाहती है गवर्नमेंट। ऐसा ड्राफ्ट पास हुआ है। तो वही सारा इशू है कि सेव द आइलैंडर्स, सेव लक्षद्वीप को बचाए, उसी के ऊपर सारा इशू है। अभी ड्राफ्ट है, जब ये बिल बन जाएगा, मतलब रूल बन जाएगा या फिर पूरा एक्ट बन जाएगा, तब उसके बाद देखेंगे। नाम क्या है? लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, LDAR इसका नाम है। ये भी मैंने परसों या कल के न्यूज़पेपर में रिवाइज़ किया था, तो इसे आज दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ये भी बर्निंग टॉपिक है, कम से कम 10 से 15 दिन न्यूज़ में रहेगा, इसे अभी रिवाइज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड डेमोक्रेसी एट स्टेक इन नेपाल। नेपाल में क्या हुआ है, अभी केपी ओली की गवर्नमेंट थी, वो शॉर्टफॉल हो गया बिकॉज ऑफ मेजोरिटी ऑफ वोट नहीं कर पाई है, मतलब लैक ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। जो उनकी नेपालियन पार्लियामेंट में से मेजोरिटी नहीं ले पाए, तो कॉन्फिडेंस जो मोशन लाना पड़ता है वो फेल हो गए। तो वहाँ पे री इलेक्शन की बात चल रही है। तो रिलेटेड टू नेपाल के बारे में कि कैसे डेमोक्रेसी आएगी, वो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट क्या हो सकता है इंडिया और नेपाल के बीच में, ये भी हमने रिवाइज़ किया था। परसों के न्यूज़पेपर ने ये भी रिवाइज़ किया था, तो ये भी आज रिवाइज़ नहीं करेंगे। अब आती है नेक्स्ट न्यूज़, जो आती है वो आती है रिलेटेड टू द आरबीआई ट्रांसफ़र। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ देखा होगा, आरबीआई ने कुछ पैसा गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया है, और लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा 1.25 लाख रुपीज़ आरबीआई ने ट्रांसफ़र किया था, किसको? गवर्नमेंट को। तो इसमें देखेंगे आरबीआई जैसे ट्रांसफ़र करता है, गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करता है, क्या रिस्क हो सकता है? आरबीआई क्यों सरप्लस अमाउंट अपने पास सेव रखता है? गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने के बाद गवर्नमेंट उस पैसे को कैसे यूटिलाइजेशन करती है? तो हम सब चीज़ पढ़ेंगे, उसके लिए हमने नोट एक्सटेंड किए हैं, उस पर से पढ़ेंगे। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। ये इंडियन इकोनॉमी का टॉपर है। इंडियन इकोनॉमी जो आएगी पेपर नंबर 3 में, आपको इसके लिखने के लिए पूछा जा सकता है कि आरबीआई सरप्लस जो अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता है, क्या उसके प्रॉप्स हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, ये आपको लिखने के लिए पूछे जा सकते हैं। कि गवर्नमेंट को ये ट्रांसफ़र करना मतलब ये किस एक्ट से पावर मिलती है, गवर्नमेंट पैसा लेती है, वो सारी चीज़ें। जो पहली जो न्यूज़ आती है वो आती है आरबीआई सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ आरबीआई डेट वॉज फाइनलाइज इन द लाइन ऑफ रिकमेंडेशन। ये आरबीआई की जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी थी, जो सरप्लस अमाउंट मिलता है, वो पॉलिसी जो रिकमेंडेशन थी, वो किसकी रिकमेंडेशन थी? वो आपकी बीमल जालन कमेटी, जो तो कमेटी का नाम याद रखना। जो सरप्लस ट्रांसफ़र है वो किसने रिकमेंडेड किया था? वो बीमल जालन कमेटी थी। उन्होंने बोला था कि आरबीआई की जो सरप्लस अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए आरबीआई को, गवर्नमेंट को। ठीक है ना, इस चीज़ को चेक किया गया था। जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है आरबीआई का, जिसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको चेक किया था इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। द कमेटी रिकमेंडेड वर बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ रोल ऑफ सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल रिसाइलेंस। जो सेंट्रल बैंक का रोल क्या होता है, अगर बैंक में इनस्टेबिलिटी ऑफ आई है, इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी आई, तो बैंक आरबीआई क्या करता है? इन्फ्यूज़ करता है अपना पैसा बैंकिंग सिस्टम में, ताकि जो उस टाइम पर रिस्क आ रहा है या बैलेंस शीट में रिस्क आ रहा है, उसको एब्जॉर्व कर पाए।
तो उसके लिए बनाते हैं वो कंटीजेंस रिस्क बफर। जिस पैसे को वो रखता है अपने पास उसे बोलते हैं कंटीजेंट रिस्क बफर बोलते हैं, CRB, जो अपने पास वो रखता है। इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कोई क्राइसिस हो, तो उस बफर का, उस पैसे का यूज़ करके वो इन्फ्यूज़ कर सकता है बैंकिंग सिस्टम में या इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ कर सकता है, तो उसको बचा सकते हैं। पर जो बीमल जालन कमेटी थी उसने रिकमेंडेशन दी थी कि CRB नीड टू बी मेंटेन, उसको मेंटेन करना चाहिए। उन्होंने एक रेंज बताई थी 5.5% टू 6.5% तक। बैलेंस शीट जो है, जो RBI की जो भी बैलेंस शीट होती है उसका 5.5 या 6.5% RBI को रखना चाहिए CRB, ऐसा बीमल जालन ने बताया था। उससे ज़्यादा होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा, तो ट्रांसफ़र किसको कर देना चाहिए, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। सरप्लस जो होगा वो ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा बोला था। फॉर्मूला बेस्ड ऑन CRB विल टेक केयर ऑफ द रिस्क प्रोविंसिंग, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिसाइडेड टू द लेवल ऑफ रिस्क प्रोविंजन, मतलब RBI को डिसाइडेड करना होगा कि कितना रिस्क है, कितना बैंकिंग सेक्टर में रिस्क आ रहा है, कितना इकोनॉमी में कंडीशन कैसी चल रही है, उसके हिसाब से अपनी बैलेंस शीट रखनी होगी, उसी के हिसाब से CRB मेंटेन करना होगा। ये भी किसने बोला था, कि बीमल जालन कमेटी ने। तो आपको उसका नाम याद रखना है, कितने परसेंट बोला था, ये मेंस के लिए पूछा जा सकता है। CRB मैंने आपको बता दिया ये होता क्या है। उसके आता है वाई ह्यूज ट्रांसफर, इतना बड़ा ह्यूज ट्रांसफर क्यों किया जाता है। आपने देखा होगा अभी 99 नियर अबाउट 1 लाख करोड़ के आसपास है, लास्ट ईयर भी किया गया था। ऐसा क्यों किया जाता है। तो एक तो ओवर कैपिटलाइजेशन RBI, द नरेटिव दैट RBI इज एन ओवर कैपिटलाइज्ड इंस्टीट्यूशन हैज बीन डिस्कस्ड इन सम टाइम्स। उसको कई बार देखा गया। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में बताया, फाउंड दैट RBI इज वन ऑफ द मोस्ट कैपिटलाइज्ड सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड and noted that there is no particular reason why the extra capital should be kept with RBI. RBI जो है पूरे वर्ल्ड में एक तरह से मोस्ट कैपिटलाइज सेंट्रल बैंक है, उसके बाद भी इतना बड़ा वो पैसा अपने पास, सरप्लस अमाउंट का पैसा अपने पास क्यों रखते हैं। इन सम सेंट्रल जो बैंक्स हैं, जैसे UK का है, US का है, वो 13 से 14% ऑफ देयर एसेट एज द रिजर्व में रखते हैं। RBI 27% रखता है। लाइक सम ऑफ द रशिया इज मोर देन, रशिया का ज़्यादा है, पर जो डेवलपिंग नेशन है जैसे US UK हो गया, वो 13 या 14% रखते हैं। इन कम्पेयर टू RBI का जो है वो 27% है, तो वो भी चीज़ है। फिर उसकी आपकी मालेगाम कमेटी थी, उन्होंने भी बोला था कि इतने लाख करोड़ रुपए 2013 में एक्सेस है, ज़्यादा है RBI के पास, वो ट्रांसफ़र कर दो। ये तो होगी मतलब फेवर की बात कि क्यों है। RBI का सरप्लस मतलब ट्रांसफ़र वाई एंड हाउ कैसे होता है। देखो RBI अर्निंग कहाँ से करता है, पहले सरप्लस कहाँ से आता है। एक तो रिटर्न अर्न होता है उसे फॉरेन करेंसी एसेट पर, जो भी उसे मिलता है, ठीक है ना। बॉन्ड ट्रेजरी बिल जो RBI इशू करता है, टॉप रेटेड सिक्योरिटी, डिपॉजिट और सेंट्रल बैंक अदर देन सेंट्रल बैंक, उन चीज़ों पे इंटरेस्ट मिलता है। होल्डिंग ऑन द लोकल मतलब डोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड, जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट के बॉन्ड RBI निकालता है उसका इंटरेस्ट लेता है, उस पर उसके सरप्लस अमाउंट में जाता है। फिर मैनेजमेंट कमीशन, जो मैनेजमेंट कमीशन होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरिंग चलती है, उसमें भी वो कमीशन देता है अपनी, तो मैनेजमेंट वहाँ से आता है। और RBI का खर्चा क्या है, देखो यहाँ से RBI का खर्चा कुछ नहीं है, प्रिंटिंग ए करेंसी नोट, प्रिंटिंग करने का खर्चा होता है और उसका कोई खर्चा नहीं होता। एंड द कमीशन इज गिव टू द बैंक अंडरटेकिंग द ट्रांजेक्शन बिहेव ऑफ द गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री एंड टू द प्राइमरी डीलर इंक्लूड बैंकिंग अंडर राइटिंग सम ऑफ दिस ऑफ द बोरिंग। और जो उसका खर्चा है वो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी में, और कोई खर्चा नहीं है। तो उसके बाद सरप्लस आ जाता है। तो सरप्लस ट्रांसफ़र कैसे करना है, वो भी एक RBI जो एक्ट है 1934 उसके अंदर मेंशन है, सेक्शन 47 के अंदर, दैट द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर टू द गवर्नमेंट इज अकॉर्डिंग टू द विद सेक्शन 47 एलोकेशन ऑफ सरप्लस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। इसके अंदर बताया गया है इस एक्ट के अंदर। आप पैसा रख के क्या करोगे, अगर इकोनॉमी में जाएगा तो ही वो पैसा इकोनॉमी को बढ़ाएगा या पैसा बढ़ेगा। अपने पास रख के क्या करोगे, एक तरह से RBI भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ना, तो उसके लिए फिर टेक्निकली कमेटी बनी थी RBI बोर्ड की, हेडेड बाय YH आपका मेलेगम, जो मैंने बताया 2013 में। उसने रिव्यू किया कि सरप्लस अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, रिकमेंडेशन दी कि हाई ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, अगर पैसा बढ़ रहा है आप उसे ट्रांसफर कर दो। बाय एंड लार्ज विद फ्यू एक्सेप्शन दिया गया, द क्वांटम ऑफ सरप्लस ट्रांसफर एवरेज अराउंड 0.5% ऑफ GDP। जितना सरप्लस अमाउंट है ना, ऐसा बताया गया जो RBI का सरप्लस अमाउंट है वो हमारे GDP का 0.5% ऑफ द GDP है। इम्प्लीकेशंस क्या है, एक तो क्या है कि मतलब कि गवर्नमेंट मतलब कि वुड हेल्प द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हेल्प करता है। जो बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन है, जो बैंकिंग NPA में डूबे खड़े हैं, कर्जा बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट उन्हें पैसा देती है, तो उसको रिकैपिटलाइज करने में हेल्प करेगा बैंक को। इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है उसकी वजह से, तो उसको आगे इकोनॉमी बढ़ेगी। लैक ऑफ कैपिटल विद ए कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का कैपिटल नहीं बचा है, चोक हो गए एक तरीके से, तो उनमें गवर्नमेंट पैसा देती है, इन्फ्यूज़ करती है, थोड़ा हेल्प मिलती है।
उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एडिशनल सरप्लस फ्रॉम आरबीआई कुड एनेबल द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट क्या करता है, इकोनॉमी और बजट को अच्छे से मतलब पैसा खर्च कर पाता है अगर उसके पास ज़्यादा पैसा हो। गवर्नमेंट इन केस ऑफ रिवेन्यू शॉर्टेज, अगर रिवेन्यू शॉर्टेज हो जाए, एबल टू मील द फिजिकल डेफिसिट, अब कर्जे हम कर्जेदार बढ़ जाएंगे। आपने आपके पास पैसे तो 100 रुपये है, पर जो आपने खर्चा बताया वो 200 रुपये का बताया, तो 100 रुपये का क्या हो गया, आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया। अब 100 रुपये कहाँ से लाओगे, तो आप आरबीआई से ले लोगे, तो आपका पैसा कंप्लीट हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर है वो आपका अच्छे से कर पाओगे। इट विल गिव द गवर्नमेंट नेसेसरी फिजिकल स्पेस टू, मतलब कि मैन्युवेट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टू बूस्ट द इकोनॉमी, वही सारी बात इसमें की जाएंगी। वे फॉरवर्ड में यही बताया गया है कि डिसीजन टू बी आरबीआई बोर्ड मस्ट बी वेलकम एट इट वुड हेल्प द गवर्नमेंट टू कॉम्बैक्टिंग इकोनॉमी स्लो डाउन। ये हेल्प करता है क्योंकि इस रिसेंटली हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही है, तो इसलिए आरबीआई से इतना पैसा लिया गया है। वो भी एक वजह है कि ओवरकम करने के लिए इकोनॉमी स्लो डाउन को इसलिए पैसा यूज़ किया जाता है। होप दैट गवर्नमेंट विल मतलब कि प्रूडेंट इन यूजिंग दीज फंड, मतलब अच्छी तरह गवर्नमेंट यूज़ करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्वेश्चन आपके माइंड में उतरते हैं, डज द आरबीआई पे टैक्स ऑन दीज अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, जो सरप्लस आरबीआई कमा रहा है क्या वो टैक्स भरता है? नहीं, नहीं, आरबीआई को टैक्स नहीं देता। सेक्शन 48 उसे एग्जेम्पशन मिला है बैंक फ्रॉम द इनकम टैक्स एंड द सुपर टैक्स से। आरबीआई 1934 में ऐसा दिया गया है। तो सेक्शन 48 ऑफ द आरबीआई क्या बोलता है, नॉट विद स्टैंड एनीथिंग कंटेन एनीथिंग, मतलब कि कुछ भी होगा इनेक्टमेंट ऑफ द टाइम ऑफ बीइंग फोर्सिंग रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स और सुपर टैक्स, द आरबीआई शैल नॉट लाइबल टू पे एनी इनकम टैक्स, सुपर टैक्स और एनी ऑफ द इनकम प्रॉफिट और गेन। तो आरबीआई टैक्स नहीं पड़ता, ये प्री के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इम्प्लीकेशन क्या है मैं सरप्लस के, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि मतलब कि मंगलम कमेटी ने बोला था। फिर जो पैसा आरबीआई ट्रांसफर करता है सरप्लस टू द कंटीजेंट फंड एंड द एसेट डेवलपमेंट फंड टू मीट द इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एंड इट्स सब्सिडरी। तो जो 2013 में आपकी मलेगम जो कमेटी बनी थी उसने भी बोला था कि आरबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए। हैव आरबीआई एंड गवर्नमेंट डिफरेंट ऑन द इशू, अब आरबीआई गवर्नमेंट का क्यों इस पे इशू खड़ा हो जाता है? आपने देखा हो रघुराजन थे, उसके बाद दूसरे थे गवर्नर, उनका इशू इस पे खड़ा हो रहा था, लड़ाई इसी बात की थी। वो यही है, आरबीआई बोलता है कि पैसा हमारे पास से चला जाएगा, अगर रिक्वायरमेंट पड़ी, बैंकिंग सिस्टम फेल हुआ तो हम क्या करेंगे, जो आपने ग्लोबल बेंचमार्क फॉलो करने, बेसल नॉर्म्स फॉलो करने, ये सब फॉलो करने, वो हम कैसे करेंगे। फिर सेंट्रल बैंक हैव द ट्रेडिशनल, मतलब प्रीफरेड टू द मोर, मतलब कि कॉशन बिल्ड इस रिजर्व, मतलब कि हम पैसा इतनी मुश्किल से कमाते हैं, सारी बात वही बोलते हैं। अगर सेंट्रल बैंक का पैसा आप ले लोगे, कोई इकोनॉमी में क्रंच आ गया या फिर इकोनॉमी मतलब बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया, हमें पैसा देना पड़ गया, तो हम कहाँ से देंगे। तो यही सारी चीज़ें इसमें बात करता है। डज आरबीआई हैव इनफ रिजर्व, क्या आरबीआई के पास इनफ रिजर्व है कि वो पैसा दे दे? तो इसमें कुछ कंट्री को काउंट किया गया है, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बता दिया, कुछ कंट्री को काउंट किया गया है, जैसे आपका यूएस को लिया गया है, यूके को लिया गया है। इंडिया के केस में इंडिया के पास 0.52% है, वेर एज अदर कंट्री के पास इतना इतना रिजर्व वो रखते हैं अपने पास, तो ऐसा कुछ बताया गया है। फिर आईएमएफ के अंदर रशिया का इतना है, इंडिया का 159 है, ब्राज़ील का 162 है, तो और भी हमें पैसा रखना चाहिए। हमारा लोअर परसेंटेज है आईएमएफ के, जो क्या होते हैं, जो ड्राइंग राइट्स होते हैं उसके अंदर। तो यही सारी इसमें बात बताई गई है, और मैं आपको नहीं बताऊंगा, सारी इसमें सिमिलर चीज़ें हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, वही काउंटर आर्ग्यूमेंट है सारी जो मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमी को पैसा चाहिए तो हमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। जालन कमेटी भी बोल चुकी है इतना रखना चाहिए, आरबीआई ट्रांसफर सरप्लस अमाउंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट शुड यूटिलाइज द ट्रांसफर इन ट्रांसफर अमाउंट, गवर्नमेंट को अच्छी जगह उसको यूटिलाइज करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। दिस मनी डज नॉट, मतलब कि रूम ऑफ द गवर्नमेंट, ये कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट को भी अच्छी जगह यूज़ करना चाहिए। मनी कैन ऑल्सो बी यूज टू पंपिंग द मनी इन द नोडल एजेंसी लाइक सिडबी, नाबार्ड के जो बैंक है, इनको भी पैसा देना चाहिए, मुद्रा लोन में, एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं। इट हेल्प, इस मनी की हेल्प से आप स्टिमुलस पैकेज दे सकते हैं ऑटो रियल एस्टेट वालों को, कंस्ट्रक्शन वालों को। फिर ना ये पैसे को यूज़ कर सकते हैं एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं 90 डेज से ऊपर का, आपके अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नहीं चुकाते तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है, उन सब चीज़ों के लिए हेल्प करता है। तो इन सब चीज़ों को इसको पैसा यूटिलाइज करना चाहिए। कहीं ना कहीं सही बात है, पैसा रखने से पैसा नहीं बढ़ता, उसको घुमाना पड़ता है, ट्रांजेक्शन दिखानी पड़ती है, तब पैसा बढ़ता है। जो दूसरी जो आती है आर्टिकल आता है ह्यूमैनिटी मैटर कैपिटलिज्म नीड एंड अपग्रेड। अभी क्या सिस्टम चला है, मैं इसको नीचे से लेके आऊँगा। अभी क्या, इसमें मैं आपको पहली लाइन ये बताऊँगा। अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी मोर ह्यूमन लेस मनी, मतलब कि वैल्यू आर अडॉप्टेड। अभी जो सिनेरियो चल रहा है कोविड-19 का,
आपको मोर ह्यूमन, आपको ह्यूमैनिटी पे फोकस करना चाहिए, पैसे कमाने पे फोकस नहीं करना चाहिए। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी करके बैठी है, मोनोपोली लेके बैठी है, अपने आईपीआर लेके बैठी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पेपर नंबर 4 एथिक्स में हेल्प मिल सकती है। कुछ पॉइंट आप और भी पेपरों में मेंशन कर सकते हैं कि जो मोनोपोली क्रिएट करके बैठी है फार्मास्यूटिकल, और भी लोग देखेंगे कितनी पैसों में महंगी हो गई हैं चीज़ें। सिलेंडर 5-6 हज़ार के जम्बो वाला सिलेंडर भर सकते थे, वो 40-40 एक-एक लाख में वो रिफिल किया जा रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को आपने ऐसे कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है, और आप पैसे के पीछे भागने लगे। तो कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, कैसे में प्रॉफिट मिलेगा उसकी तरह हम सर्वाइव कर रहे हैं। नीड ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म एंड द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल। कैपिटलिज्म क्या बोलता है कि प्राइवेट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन मस्ट मेक ए प्रॉफिट बिकॉज दे आर मतलब कंपेंसेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड प्रोडक्शन। ठीक है, आपने प्रोड्यूस किया है, रिसर्च किया है, प्रोडक्शन किया, आपको प्रॉफिट लेना चाहिए, पर इतना भी मत लो कि जो पुअर लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं ले सकते उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इतनी महंगी आप वैक्सीन कर दो। ये अच्छी बात है कि प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट मतलब साथ होना चाहिए, पर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है पब्लिक सेक्टर की, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर को भी आगे आना चाहिए। इसमें सारी बात यही की गई है। बस मैं आपको 2-3 चीज़ में बताऊंगा कि ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ द अर्थ, आपने अर्थ को, रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लाइटेशन किया, उससे प्रॉफिट कमाया, और बाद में क्या किया, अपना प्रॉफिट कमाया। इन रिटर्न आपको ये भी तो सोसाइटी को देना है ना। आपने इस नेचर से चीज़ें ली, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोयला बनाया, स्टील बनाया, इस नेचर से चीज़ें ली, अपना प्रॉफिट कमाया, पर आपने इस रिटर्न इस नेचर को क्या दिया, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। आपने क्रिएट कर ली एक मोनोपोली, अभी जो कर रहे हैं वैक्सीन बना रहे हैं, इन सब चीज़ों पे आपने एक वैक्सीन बनाई और आपने एक मोनोपोली कर ली। कैसे, आईपीआर ले लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उस पर ले लिया, फिर आप ही डेवलप कर सकते हो, आप ही उसके मतलब प्राइस फिक्स कर सकते हो। ये सारी चीज़ गलत है। कि द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग मेकिंग एंड टेकिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, एक बुक है, पढ़ लेना, मैं देखूंगा इस बुक के बारे में। कोविड-19 वैक्सीन पे यही काम बहुत स्पीड से हुआ है, जो आपने देखा होगा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है, फिर मैंने बताया ना जी, फिर इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात किया, तो उसमें आएंगे आईपीआर, ट्रिप्स एग्रीमेंट आएगा, आपका आएगा ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स का एग्रीमेंट है। इसमें अगर कोई भी देश कुछ भी डेवलप करता है, इसमें आईपीआर ले लेता है ट्रिप्स के, फिर दूसरी कंट्री उसको डेवलप नहीं कर सकती। अगर डेवलप करेगी उसे फाइन लगाया जाएगा और उसको बताया जाएगा आप ट्रेड डिस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो यही है कि डब्ल्यूटीओ क्या हुआ था, इन 1995 में यूनिफॉर्म ग्लोबल आईपीआर रूल लेके आया था। और इसने जो लिए, जो ट्रिप्स के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, वो है प्रोडक्ट पैटर्न पे। प्रोडक्ट पैटर्न क्या होता है, प्रोसेस पैटर्न क्या होता है, ठीक है ना, इनमें कुछ डिफरेंस है। इंडिया जो फॉलो करता है वो क्या यूज़ करता है, ठीक है। इंडिया हैड टू डिफरेंट अप्रोच टू आईपीआर बेस्ड ऑन द प्रोसेस पैटर्न। प्रोडक्ट पैटर्न और प्रोसेस पैटर्न में अंतर बताऊंगा। प्रोडक्ट पैटर्न क्या होता है, आपने कोई चीज़ इन्वेंट की, कोई न्यू ड्रग इन्वेंट किया एंड हैज़ टू एक्सक्लूसिव राइट ले लिया उसके ऊपर, ये मैं ही बेच सकता हूँ कुछ साल तक, कोई और नहीं बेच सकता। आपने एक मोनोपोली क्रिएट कर ली, प्राइस फिक्स कर लिए, यही तो आईपीआर होता है, कोई और उसे डेवलप ना कर पाए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रोडक्शन, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट पैटर्न। अब क्या होता है कि इसमें आप क्या होगा, इन्वेंटेड टू कीप इट, मतलब प्राइस हाई रखता है इसमें, या उसके पास ही है। तो प्रोसेस पैटर्न क्या होता है, प्रोसेस पैटर्न क्या होता है कि आपने, कोई इंडियन है, उसने इन्वेस्ट किया, बेटर प्रोसेस लेके आया, प्रोड्यूसिंग ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ लोअर कॉस्ट जेनरिक वर्जन ऑफ द मेडिसिन। कि एक मेडिसिन थी 100 रुपये की थी, अब इंडियन पैटर्न में, प्रोसेस पैटर्न में क्या हो, एक मेडिसिन किसी और ने डेवलप की, वही मेडिसिन 10 रुपये की, उसके लिए एक जेनरिक मेडिसिन डेवलप की बहुत कम पैसे में। तो उससे क्या हुआ कि वो सस्ती है, तो मार्केट में डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब लोग 10 रुपये की खरीदेंगे, 100 रुपये की खरीदेंगे। तो इसको बोला गया प्रोसेस, वो बोला गया प्रोसेस पैटर्न बोला गया है इसको। वही है, इंडिया इन्वेंटेड बेटर प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, बेटर प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ लोअर कॉस्ट जेनरिक वर्जन ऑफ मेडिसिन। Citizen of the poor country including India, India is a generic drugs producer become a threat to the principal power of inventory drug producer of the West। जो वेस्ट के नेशन है, यूएस के जो सारे कंट्रीज हैं इधर, वेस्ट कंट्रीज जो हैं, इनके लिए थ्रेट क्या बन गया, इंडिया बन गया, क्योंकि इंडिया बहुत चीप अमाउंट में ड्रग्स पैदा कर रहा है। इसका नाम जेनरिक मेडिसिन बताया गया है। तो एक प्रोसेस पैटर्न भी एक नाम की चीज़ आने लगी है। ये कुछ इशू बता रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक ड्रग्स की इंडिया ने क्या करी थी, एक लोअर कोस्ट की बहुत महंगी एड्स की वैक्सीन आती थी, दवाइयाँ आती थी, जो वेस्टर्न कंट्री बनाता था, पर इंडिया ने क्या किया, बहुत चीप दवाई डेवलप कर दी, उससे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। यही सारी चीज़ें, इसमें और कुछ नहीं बताया गया। 3 स्टेक बताया गया, स्टोल दवाई के ऊपर बात की गई। सिटीजन हु नीड ए मेडिसिन, गवर्नमेंट हु मस्ट इंश्योर दैट दे गेट देम, एंड द प्राइवेट कंपनी हु प्रोड्यूस एंड सेल देम।
ये 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन बनाएगा, कौन खरीदेगा, गवर्नमेंट को उसको कैसे मैनेज करना है। पब्लिक गुड्स इज़ नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन। प्राइवेट क्या काम करता है, प्राइवेट कभी आपके बारे में उसके उससे गरीब से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। जहाँ पे उनकी सोच खत्म हो जाए गरीबों के लिए, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट को थिंक करना चाहिए उन गरीबों के बारे में। तभी तो प्राइवेटाइजेशन क्यों गलत बता रहे हैं इंडिया में, यही कारण है कि इंडिया में 80% जो लोग हैं वो बिलो द, मतलब कि कहीं ना कहीं बिलो द या अबव द पॉवर्टी लाइन के आसपास वो बिलोंगिंग करते हैं। अब दो जगह वो बिलोंग करते हैं, या ऊपर या नीचे बिलोंग करते हैं। और आप खुद बताओ यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन अच्छा है क्या? या अगर प्राइवेट आ जाएंगे, वो कभी नहीं सोचते गरीब के बारे में। उनका जो सिनेरियो रहता है वो प्रॉफिट मेकिंग सिनेरियो रहता है। और गवर्नमेंट का सिनेरियो पब्लिक का क्या रहता है, नॉट फॉर प्रॉफिट पे काम करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट पे काम करते हैं। तो यही है इंडिया में प्राइवेटाइजेशन इसलिए अच्छा नहीं है। विदेशों में अच्छा है क्योंकि वहाँ के लोग डेवलप हैं, सक्षम है चीज़ों को लेने के लिए। फिर वही सारी बात की जाएंगी। पब्लिक सेक्टर जो वर्सेस नेक्सेस है किसके बीच में, प्राइवेट के बीच में। बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना, कैन बी प्रूव दैट एंटरप्रीनियरशिप मस्ट बी शेयर लार्ज होल्डर। जहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा रोल है, जैसे बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, वहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल रहना चाहिए, ज़्यादा नेक्सेस रहना चाहिए। जहाँ पे मिनिमम पब्लिक का रोल है, वहाँ उस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए। तो सारी बात यही करेंगे। एक न्यू टेक्नोलॉजी की वैक्सीन आ रही है, mRNA, मैसेंजर RNA वैक्सीन है। मैंने पढ़ाया भी है एक दो बार। दो तरह की वैक्सीन है अभी वर्ल्ड में, एक है mRNA टेक्नोलॉजी पे, एक नॉन mRNA टेक्नोलॉजी पे। बस दो ही वैक्सीन है जो mRNA टेक्नोलॉजी, मॉडर्ना की और एक फाइजर। ये दो ही वैक्सीन है जो mRNA टेक्नोलॉजी पे डेवलप है। ये क्या होता है, डीएनए मैसेज भेजता है किसको, आरएनए को, कि आप इस टाइप का प्रोटीन डेवलप करो जो फाइट कर पाए कोविड उससे। अब वो क्या करती है, वैक्सीन ऑलरेडी उस टाइप का प्रोटीन, वो तो डीएनए भेजेगा। डीएनए कब भेजेगा, जब उस टाइप का आपके पास एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आएगा। पर mRNA टेक्नोलॉजी क्या है, किस टाइप की वैक्सीन है, ये जैसी वैक्सीन आपको लगाओगी ऑलरेडी आपको बता देंगी इस टाइप का प्रोटीन डेवलप करना स्टार्ट करो, तो डीएनए की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कौन सी वैक्सीन, दो ही वैक्सीन है। थोड़ा मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। टाइम टू रिफ्लेक्ट कि यही सारी चीज़ें कैपिटलिस्ट को पीछे रखी, अभी जो टाइम है वो ह्यूमैनिटी को सेव करने का है, और थोड़ा सा कम दिमाग लगाना है आपको पैसे ओरिएंटेड स्कीम में। तो एथिक्स में आप लिख सकते हो, इसको मेंशन कर सकते हो, एथिक्स का ये पॉइंट है जिसे आपको मेंशन कर सकते हो। दूसरा जो इस आर्टिकल आता है, स्कोप ऑफ सेक्शन 304 इन द डॉरी डेथ कि वाइडन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अभी क्या होता है, जैसे डॉरी के आपने केसेस सुने होंगे कि दहेज प्रथा का जो चीज़ें हैं, उसमें औरत को मार दिया जाता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो जो होमोसाइड्स हैं, जो घर में कत्लेआम, मतलब घर में होमोसाइड्स होता है, जान चली जाती है, कि 14 टू 50 केसेस, 40 टू 50 केसेस जो है वो डॉरी डेथ के केसेस अकाउंट होते हैं इंडिया के अंदर। जो 19 मतलब 20 साल में ऐसा देखा गया। जो घर में डेथ होती है महिला की, 40 to 50% वो किस चीज़ से होती है, दहेज प्रथा का मुकदमा बोलते हैं ऐसे। उस सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है कि लॉन्ग स्टैंड सोशल इविल है, कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, एक सोशल इविल है सोसाइटी के अंदर। अभी तक ऐसा हमारी सोसाइटी में है कि लोग दहेज के ऊपर लड़की को मार देते हैं, कि डॉरी हरेसमेंट होता है, चाहे उसका हस्बैंड करे या फिर इन लॉ करे, डराते हैं पैसा दे के आओ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए सेक्शन 304 है, उसको और वाइड किया गया है। वाइड कैसे किया गया, क्या चीज़ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे पनिश किया जाता है, या डॉरी दे दो, या फिर मतलब जो ब्राइड है, मतलब कि वुमेन है, उसमें उसको आग लगा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी है। मेंटल टॉर्चर करते हैं, वो 1-2 साल टॉर्चर में रहती है, फिर चाहे वो सुसाइड कर लेती है। कहीं ना कहीं कनेक्शन तो किस चीज़ से है उसका, डॉरी से, कि पैसे लेके आओ तो मेंटल टॉर्चर हो जाएगा, मेंटली डिसऑर्डर हो जाएगा, घर में पैसे देने के लिए नहीं है, उस ज़बरदस्ती पैसे मांगे जाएंगे। ना वो घर बता सकती, ना वो किसी से बता सकती, हस्बैंड से बताएगी, वो खुद उस अपने घर वालों के साथ है। तो एक तरह से मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है उसके ऊपर, वो डेथ हो जाती है। तो इसी चीज़ को वाइडर किया है, किसने वाइडर किया है, वो वाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, अगर आपके साथ ऐसा कोई मैटर चल रहा है, इसमें क्या होता था, सेक्शन 304 में क्या होता था कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, या फिर आपको डेथ हो जाती है, देखो मैं आपको बताऊं क्या है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 304B के अंदर केसेस कैसा बनता है, डॉरी डेथ हो जाए वुमेन की, डॉरी डेथ, यहाँ पे डेथ मेंशन है, ठीक है, शुड हैड बी डाई, बन के जल के मर जाए, या फिर कुछ भी रीज़न आपकी डेथ हो जाए विद इन द 7 ईयर ऑफ द मैरिज, 7 साल के शादी के अंदर आपकी डेथ हो जाए, अगर पता लगे कि दहेज के ऊपर था, तो आप मुकदमा हो सकता है। पर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ। अगर किसी महिला को लग रहा है कि उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी डेथ तो हुई नहीं है, क्योंकि ये वाला सेक्शन कब काम करेगा, तब आपकी डेथ हो जाएगी। अगर सून बिफोर अ डेथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डॉरी के लिए परेशान किया जा रहा है, तो आप जाके मुकदमा कर सकते हो, वो भी डॉरी एक्ट के अंदर ही लिखा जाएगा। इस चीज़ को वाइड कर दिया है। तो इस चीज़ से क्या होगा, जो मरने की, जो उसकी जान चली जाएगी, ये चीज़ें हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी,
वो बचा सकते हैं हम उसके अंदर। ये सारी चीज़ें हैं, इस सब चीज़ को मेंशन किया गया है, इसी चीज़ को वाइट किया गया है। अभी इन्हें सून बिफोर का क्या मतलब है इसको नहीं बताया। इट नॉट मीन इमिडिएटली बिफोर, ऐसा नहीं इमिडिएटली बिफोर कितने साल पहले बता दो, जैसे आपके साथ आज ही उत्पीड़न हुआ आज ही आप जाके रिपोर्ट कर दो, तो वो चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया। और आपकी डेथ से पहले भी आप उजागर कर सकते हो उस चीज़ को, ऐसा किसने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप पहले से कर सकते हो। अगर डेथ हो जाएगी डॉरी केसेस में, उसे सेक्शन 313 और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये तो मुझे नहीं पता 303 क्या होता है, 313 क्योंकि CRPC IPC मैं नहीं पढ़ता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूँ उसके लिए है। तो डेथ केस हो जाएगा, डेथ हो जाए उसकी, तो वो सेक्शन 313 रिलेटेड टू 308 302 302 307 308 के आसपास ही बिलोंग कर रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं मर्डर से रिलेटेड होगा फोर्सफुली ये भी, तो इस वाले केसेस में रजिस्टर्ड हो जाएगा। इट शुड बी गिव सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू गिव द साइड ऑफ द स्टोरी टू, मतलब कि कोर्ट ने एक तरह से टू शुड बी क्वेश्चन एक्यूज फेयरली विद केयर एंड क्वेश्चन। ये सारी चीज़ किया है कि आपकी स्टोरी सुनी जाएगी, जो आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो आपके घर वाले का बता नहीं सकते हैं, फिर आपकी जो इधर वाली फैमिली है उसको भी नहीं बता सकते, वो खुद एक्यूज उस चीज़ में है, प्रॉब्लम आपके साथ जो क्रिएट कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं डायरेक्टली, किसमें जा सकते हैं, आप जा सकते हैं सेक्शन 304B के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, FIR रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यही सारी इसमें बताया गया, इसे और वाइड कर दिया गया। अब हमने इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट तो देख लिया, अब निगेटिव एक्सपेक्ट क्या हो सकता है इस चीज़ से। अगर वुमेन है, अब ये तो नहीं सब वुमेन इक्वली है, कुछ वुमेन ऐसी भी है कि गलत चीज़ का मुकदमा लगा के FIR गलत चीज़ पे करते, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, वो भी चीज़ है, उस चीज़ को भी चेक करना है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या स्टैंड लेगा, क्या उस पर इशू आएंगे, वो इन फ्यूचर हम देखेंगे। अब ये आया थोड़ा एक इंटरव्यू आया, तो हम जाएंगे नहीं क्या है इंटरव्यू में, पर इसमें चिल्ड्रन विद कोमोबिलिटीज़, मतलब किसी चिल्ड्रन को प्रॉब्लम है, वो हाई रिस्क है फॉर डिसीज़ के लिए, ये तो सबको पता है। अभी क्या होगा, बोर्ड एग्जाम है 1 जून से, सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, वो 1 तारीख को डिसीजन लेगा, ये सारी चीज़ें। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया रिसेंटली कि चिल्ड्रन अंडर मिड डे मील जो स्कीम थी टू गेट एड, उन जो मिड डे मील है, स्कूल तो बंद है, अब मिड डे मील किस स्कूल को दिया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आते हैं, या फिर प्राइमरी स्कूल्स हैं, या फिर आपके मदरसा हैं जो गवर्नमेंट एड मदरसा है, या मुक्तबा है जो गवर्नमेंट एड है, उनमें मिड डे मील स्कीम दी जाती है कि एक वक्त का खाना उस कैलोरी के हिसाब से दिया जाता है। अगर आपको 15 दिन के अंदर ये खाना नहीं प्रोवाइड हुआ, तो आपको क्या दिए जाते हैं, आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, आपको न्यूट्रिशन अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो उसको पैसा अलॉट किया था, अब स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो वो क्या करेगी, 100 रुपये पर चिल्ड्रन पर मंथ देगी बच्चों को, कि वो अपना अपना न्यूट्रिशन जो है वो अचीव कर पाए, कि 100 रुपये ईच चिल्ड्रन को दिए जाएंगे, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के इन द गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं, वो आर बेनिफिशियरी, जिनको मिड डे मील के अंदर योजना के अंदर खाना मिलता था, उनको दिए जाएंगे। तो एक फूड एक्टिविस्ट है, राइट टू फूड एक्टिविस्ट है, वो बोलते हैं कि जो आप पैसा दे रहे हो ये इतना कम है, इतना कम है कि वो एक दिन की खुराक भी अच्छे से लेना चाहेगा तो भी नहीं फुलफिल कर पाएगा। द मनी 12,000 करोड़ जो थी टोटल बैठेगी, अगर नियर अबाउट जो 10-11 करोड़ के आसपास बच्चे हैं, 12 करोड़ के आसपास बच्चे हैं, उनको पैसा दिया जाएगा 100-100 रुपये, तो कितना बैठेगा, 1200 करोड़ के आसपास बैठेगा। ऐसा किसने बोला, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है। कुकिंग कॉस्ट जो कंपनसेटेड स्कीम है, मतलब कि वही इससे ज़्यादा आ जाएगी। ये सारी चीज़ों की बात की गई। मिड डे मील जो स्कीम है वो 2021 में 11,500 करोड़ अलॉट किए गए थे इस चीज़ को, तो वही पैसा वो ट्रांसफ़र बच्चों को करने जा रहे हैं। कि पर डे जो कॉस्ट आती है 1 से 5वीं तक के लेके, कुकिंग कॉस्ट जो आती है वो 4.97 आती है। अगर इसके हिसाब से भी लगाओगे, 5 रुपये इंटू 30 करोगे, ठीक है ना, 5 रुपये इंटू 30 करोगे, 3/5 जब कितने हो जाएंगे, 150 रुपये के आसपास आपकी कॉस्ट आएगी। 150 रुपये के आसपास आपकी एक मंथ की कुकिंग कॉस्ट आती है। अब उसमें आप 100 रुपये दे रहे हो कि इसमें कुकिंग भी करना है, खाना भी है, बनाना भी है, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये है कि ऑल ओवर मिला के आप पैसा बहुत कम है, आपको अगर पैसा देना ही है, उस पैसे को बढ़ाना होगा, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। इसके लिए हम क्या पढ़ने वाला है, मिड डे मील स्कीम, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, कैसे ये कभी स्टार्ट हुई, कभी स्कीम के अंदर क्या क्या आता है, कैसे कैलोरीज दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। पेपर नंबर 2 में सीधी आपसे पूछी जाएगी। एक्सपेंशन ऑफ मिड डे मील स्कीम, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, इसके बाद जनवरी 2021 में जब पेंडेमिक थोड़ा ओपन हुआ, लॉकडाउन, तो क्या हुआ, एक्सपेंशन करने की बात आई मिड डे मील को। क्यों बात आई, क्योंकि 6 महीने पिछले 2020 में कॉलेज स्कूल बन रहे थे, जो भी हमने से पोषण अभियान था, जो हमें क्या करना था, अनीमिया कम करना था, फिर उसके बाद माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, इन सब चीज़ों को सॉल्व करना था।
वेस्टिंग को देखना था, न्यूट्रिशन स्टेटस को देखना था, तो वो बहुत नीचे चला गया था। तो हमें एक्सपेंशन करके और लोगों को कवर कर लेते तो कि हमारी कंट्री में जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर ली जाएगी। फिर दोबारा से लॉकडाउन हो गया, फिर दोबारा से बंद हो गया, तो वो चीज़ नहीं पता था। जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है उसने रिकमेंडेशन दी थी एजुकेशन मिनिस्ट्री को कि आपको क्या करना चाहिए, एजुकेशन जो पॉलिसी आप लेके आए हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इसमें एक्सपेंशन करो मिड डे मील को और बढ़ाओ मिड डे मील स्कीम को। जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आइडेंटिफाई करती है प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, ये आपको फूड और न्यूट्रिशन अच्छे से मिले, उस चीज़ से आप अच्छे से पढ़ पाए, ये रोबस्ट हो जाए एजुकेशन सिस्टम। अगर पेट में अनाज और खाना होगा तभी तो मैं पढ़ पाऊंगा, तभी मैं सोच पाऊंगा। तो एक तरह से इंटरलिंक है आपकी एजुकेशन और फूड, एक तरह से इंटरलिंक है आपस में। अब उसमें भी क्वालिटी ऑफ फूड होना चाहिए, ये नहीं कि आपको कुछ भी उठा के दे दी। नीड क्या है, एक तो रिसर्च देख रही है कि आपकी मॉर्निंग और न्यूट्रिशन जो ब्रेकफास्ट आपको मिलना चाहिए, प्रोडक्टिव स्टडी हो सके जो मैंने आपको बताया। चैलेंजेस क्या है, एक तो फंडिंग क्रंच है, पैसा बहुत कम है स्कीम के लिए जितना मिलना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया। अभी जो सेंट्रल ने जो करंट एक्सपेंडिचर 11,000 करोड़ के आसपास पैसा दिया है फ्री ब्रेकफास्ट, वो इन्वॉल्व एडिशनल बजट 4,000 करोड़। अगर ऐसा दिया जाएगा, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो बजट कट किया है, इतना बजट उसने कट कर दिया है, ऐसा कुछ 2020-21 में बताया गया। ये हमारे लिए काम का था, थोड़ा मेंस में लिखने के लिए पूछा जा सकता है। पर जो मेन टॉपिक है वो है हमारा मिड डे मील स्कीम है क्या। ये सेंट्रली स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर मतलब कि सेंट्रल स्पॉन्सर करेगी, सेक्टर नहीं है कि सारा सेंटर खर्चा नहीं उठाएगी। तो स्पॉन्सर कैसे, 60+40, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज करेगी। लॉन्च 1995 में हुई थी, ऐसा आपको याद रखना। इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम, वो तो हो गई, इतने जनसंख्या है इंडिया में तो वर्ल्ड लार्जेस्ट होगा। तो गोल क्या था, आपको यूनिवर्सलाइजेशन करना था प्राइमरी एजुकेशन को, ये अच्छे से बच्चे अटेंड कर पाए थे। एक तरह से लालच, लालच नहीं बोल सकते, अच्छी चीज़ है कि न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको पढ़ाई भी मिलेगी। तो इसमें कुक मील दिया जाता है कि आपको बना बनाया खाना दिया जाता है हर बच्चे को। एज ग्रुप कितनी, 16 to 14। अब तो आपको फंडामेंटल राइट में बताना है कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है किस में है, 16 to 14 जो कंपलसरी एजुकेशन के लिए बोलता है। स्टडिंग क्लास 1 to 8, ठीक है ना, जो बच्चे 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के पढ़ते हैं उनको एक कुक मील, अच्छा खाना कुक मील दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हंगर, भुखमरी, माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, इन सब चीज़ को कंट्रोल करना और एनरोलमेंट बढ़ाना, मतलब अटेंडेंस स्कूल में बढ़ाना, अटेंडेंस जो है स्कूल को उसको इम्प्रूव करना। इम्प्रूव सोशलाइजेशन अमंग द कास्टेज, जो सोशलाइजेशन है ना कास्टेज, गरीब का ये है वो है, उसको इम्प्रूव करना, सबको स्ट्रक्चर इम्प्रूव करना। अगर पढ़ेगा कोई गरीब का बच्चा तो आगे जाके कुछ बनेगा, उस बनने से क्या होगा, कास्ट में फिर क्या होगा, सोशलाइजेशन जो इम्प्रूव हो जाएगा उसको भी इक्वल महत्व मिलेगा सोसाइटी में, तो वो सब चीज़ को इम्प्रूव होगा। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एट ग्रास रूट लेवल स्पेशली टू द वुमेन। अब खाना बनाएंगे, कुक फूड देंगे, तो उसमें किसी वुमेन को ज़रूरत पड़ेगी, कुक पकाने की ज़रूरत पड़ेगी, उससे भी तो रोज़गार मिलेगा ना, उसकी वजह से भी वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। क्वालिटी चेक, अब क्वालिटी फूड देना है ना, ये नहीं कुछ भी खिला, तो क्वालिटी फूड, उसके लिए क्या है, एजी मार्क। ये एजी मार्क स्कीम आप बताना किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये एजी मार्क एक टेस्ट करता है, एग्रीकल्चर मार्क है जो क्वालिटी बताता है कि इसमें कितना क्वालिटी है। टेस्ट ऑफ मील क्या है, बाय द 2 और 3 एडल्ट मेंबर के लिए ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये क्वालिटी फूड, एजी मार्क वाला क्वालिटी फूड दिया जाएगा। फूड सिक्योरिटी क्या है कि इफ द मिड डे मील इज नॉट प्रोवाइडिंग इन द स्कूल और एनी स्कूल डे ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अगर खाना नहीं है, मिड डे मील स्कीम नहीं प्रोवाइड की गई, ठीक है ना, तो शैल स्टेट गवर्नमेंट शैल पे द फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस बाय 50 डे ऑफ सक्सेस मंथ। अगर ये स्कीम 15 दिन तक आपको, 15 मंथ स्टार्ट हो, 15 दिन तक आपको ऐसा खाना वाना नहीं दिया जा रहा है, खाने क्योंकि खाना नहीं है इस वजह से नहीं दिया जा रहा है कि फूड नहीं है, अगर नहीं दिया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी, आपको फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस दिए जाएंगे, ठीक है ना। रेगुलेशन कौन करेगा, इसे स्टेट स्टेयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी होगी जो उसको रेगुलेट करेगी, चेक करेगी, इन सब चीज़ों को चेक करेगी, स्टैंडर्ड ठीक है, क्वालिटी ऑफ मील हो रहा है, मेंटेन अच्छे से कर पा रहे हैं। अब न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड भी इसे फिक्स किया गया है, ऐसा नहीं है न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। कुकिंग मील मिलेगा आपको, उसमें 450 ग्राम कैलोरीज होंगी, 12 ग्राम प्रोटीन होगा, ये प्राइमरी 1 से लेकर 5वीं क्लास के बच्चों के लिए। उसमें 450, ये सिर्फ कई बार पूछा गया है स्टेट सर्विस के एग्जाम पे, यूपीएससी ने भी एक बार पूछा है, मैंने पढ़ा था। फिर 700 कैलोरीज, अब 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा 7 से 8वीं, छठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को, यानी 6 to 8 वालों को 700 ग्राम कैलोरीज, 20 ग्राम प्रोटीन, तो ऐसे दिया जाएगा। कवरेज कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एड स्कूल, सारे ही आ गए, मदरसा, मकतबा, सपोर्ट अंडर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जितने स्कूल कॉलेजेस सब चीज़ आते हैं, ये सब चीज़ सबको दिया जाएगा। इशू क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है मेंस के लिए।
करप्शन सबसे बड़ी चीज़ है, कभी नमक चोरी कर लेंगे। बताओ, नमक ऐसी चीज़ है से चोरी नहीं किया जाता है। आप किसी परचून की या पंसारी की दुकान के बाहर जाएंगे, नमक के जो कट्टे हैं वो भारी पड़े हुए रहते हैं। अब हमारे इंडिया में क्या है कि जो नमक है चपाती इस पर लगने वाला, उसमें भी चोरी कर लेते हैं। मिक्स कर देंगे वाटर और दूध का, कुछ खीर भी बन गया पानी मिला देंगे, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, कई बार केसेस देखे होंगे। ठीक है ना, कास्ट बेसिस मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। फूड इज द सेंटर टू कास्ट सिस्टम, food is the central to the caste system. So many primary school children are made for sit separately according to the caste status. आपने बहुत जगह देखा होगा कि फूड तो दिया जाता है, जो थोड़े अपर कास्ट के बच्चे हैं उनको अलग बैठा के अच्छा खाना दिया जाता है, और लोअर कास्ट को अलग बैठा के, तो उसमें भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन उसमें भी देखा गया। फिर कोविड-19 के टाइम पे भी सीरियस थ्रेट हो गया चिल्ड्रन के लिए, हेल्थ तो मिल ही नहीं रहा, एजुकेशन तो गई, क्योंकि उनके पास तो लैपटॉप इंटरनेट कनेक्टिविटी उनके पास तो होगी नहीं, वो तो गई एजुकेशन। तो आप देख सकते हो 11 करोड़ के आसपास, 12 करोड़ के बच्चों के आसपास को बेनिफिट देती थी स्कीम में। तो 12 करोड़ बच्चे तो ऑटोमेटिक आउट हो गए किस चीज़ से, आपके एजुकेशन सिस्टम से। और सबसे जो बड़ी मुश्किल आई है वो आई है वुमेन, जो गर्ल्स थी, गर्ल्स के ऊपर आई है। क्यों? वो गर्ल्स को क्या मिलता था, एटलीस्ट स्कूल में जाकर थोड़ा पढ़ लेती थी, खाना मिल जाता था, इस लालच में घर वाले भेज देते थे। अब उस गर्ल्स को क्या है, वो घर के काम में हाथ बटा रही है। फिर जो मेंटेलिटी जो होती है सोसाइटी की, अब तो चलो घर का काम करना सीखिए, शादी कर देते हैं, पेंडेमिक चल रहा है, सस्ते में शादी हो रही है, शादी कर देते हैं। तो जो चाइल्ड मैरिज थी फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो एक पूरे कनेक्टिंग बन गया है इस चीज़ से रिलेटेड से ही। नेशनल वाइड क्या लॉकडाउन लगा हुआ है, मिड डे मील सर्विस चल नहीं रही है, कि जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 आया, सेवरल स्टेट अक्रॉस द कंट्री, उन्हें सर बोला गया है कि मतलब वर्ड से मतलब कि लेवल है माल न्यूट्रिशन का, जो प्रॉब्लम है बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है बहुत सारे स्टेट में। इंडिया इज़ ए होम ऑफ अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड स्टंटेड चिल्ड्रन, नियर अबाउट 50% ऑफ वेस्टेड, मतलब कि आपकी हाइट के हिसाब से वेट नहीं है, ठीक है ना, और आपकी उम्र के हिसाब से आपकी लंबाई नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ऐसे देखा गया है इंडिया के अंडर 5 जो 5 साल के बच्चे होते हैं, ऐसा नेशनल हेल्थ फैमिली जो है नेशनल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 30% और 50%। फिर ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आती है, जिससे उस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया, इंडिया इज़ द 88 कंट्री डेट आर लाइकली टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाई 2025 से। जो टारगेट फिक्स करने थे आपको न्यूट्रिशन वाले, इंडिया मिस कर जाएगा, और इंडिया की रैंक 88 दी गई है। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, GHI, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन निकालता है कमेंट में बताना। इंडिया की रैंक 94 रखी गई है 107 कंट्री में। तो आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में ही समझ लो, टॉप 15 के अंदर आ रहे हैं लास्ट में। इंडिया इज द लेवल ऑफ मतलब सीरियस कंडीशन में, इसका भी कैटेगरी है, गुड, मॉडरेट, सीरियस, वेरी सीरियस कंडीशन है, तो इंडिया सीरियस में आता है GHI के अकॉर्डिंग। तो वे फॉरवर्ड यही है कि चिल्ड्रन विन अनेबल टू द लर्न ऑप्टिमल व्हेन दे हैव अन्यूट्रिशन। अगर खाना पेट में नहीं होगा तो पढ़ना लिखना तो कुछ बनता नहीं है। पहले तो रोटी है, उसके बाद ही तो सब कुछ है। न्यूट्रिशन हेल्थ पे हमें ध्यान देना है, चिल्ड्रन के एड्रेस करना है उस चीज़ को। न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट में प्रोवाइड करना है, मिड डे मील में, और इसको एक्सपेंशन करना बहुत ज़रूरी है टू स्टॉप द हंगर फ्रॉम कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द स्कूल एंड द इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्वमेंट। जो बच्चे हैं कि अब एक्सपेंशन करेंगे, आप खाने के साथ साथ कुछ और चीज़ प्रोवाइड करो अच्छी उन्हें, तो उनको क्या होगा, कम से कम न्यूट्रिशन तो डेवलप होगा उनके अंदर। यही सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ों पर बात होनी चाहिए। ऊपर से पैसा कम दे रहे हैं, यही आगे चलते हैं कि मिनिस्ट्री डिप्लॉय 50% ऑफ क्या स्टेट कंपेंसेशन। मैंने बताया था 2022 तक। देखो ये क्या था, GST के अंदर ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर हरियाणा ने कोई चीज़ बनाई, अब हरियाणा क्या था, अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर रहा था, इंडस्ट्रियल चीज़ें डेवलप कर रहा था, ठीक है, वो बहुत अच्छा डेवलप हो गया। यूपी ने पॉपुलेशन ज़्यादा है, हरियाणा ने कोई चीज़ बनाई और वो जाके बिकती थी यूपी के अंदर। तो पहले क्या होता था, GST से पहले वो हरियाणा टैक्स ले लेता था, हरियाणा को बेनिफिट मिलता था, वेट लगा के, सेल टैक्स लगा के, सब चीज़ों पर टैक्स ले लेता था। अब GST आने से हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब जैसे हरियाणा ने तो बनाई और बिकी वो जाके यूपी के अंदर, तो यूपी टैक्स कलेक्ट करेगा, तो यूपी को फ़ायदा होगा, तो हरियाणा को लॉस होता था कुछ। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था अगर आपको ऐसा लॉस हो रहा है तो उसके लिए हम कंपेंसेशन प्रोवाइड करेंगे, आपको मतलब कि कुछ सुविधा प्रोवाइड करेंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं कि स्पेशल GST मीट ऑन द स्टेट कंपेंसेशन। ये मैं रिपीट नहीं करूँगा, परसों मैंने पूरा डिटेल में बताया है GST के बारे में। यही न्यूज़ पे आगे चलते हैं। फिर अभी क्या, जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, इन्होंने मीट किया है US के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ठीक है ना, उन्होंने बोला है कि ऐसे काम करो, श्रीलंका सीक टू FDI इन द पोर्ट सिटी। फ्रांस रवांडा जीनोसाइड हुए थे, फ्रांस और रवांडा में जो स्कल्स एंड बोन रखे गए, उनकी एनिवर्सरी होगी।
हमें नहीं पढ़ना इसके बारे में, हमारे कंट्री से नहीं है। फिर जो सीरिया के नए प्रेसिडेंट होंगे वही होंगे जो पुराने थे, बख्श अल असद नाम है इनका, बशर अल असद। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं। और कोई न्यूज़ नहीं है, मैं आपकी एक छोटी सी न्यूज़ और बता देता हूँ। अभी क्या हुआ है कि जो आपकी ओलंपिक कमेटी है, उन्होंने क्या बोला है कि जो आपके ओलंपिक होने वाले हैं 2022 में जापान में, उसको सस्पेंडेड कर देना चाहिए क्योंकि पेंडेमिक की वजह से। तो मैं थोड़ा आपको ओलंपिक कमेटी के बारे में बताऊँगा, ओलंपिक कमेटी कैसे बनती है, कैसे ओलंपिक कमेटी को बनाया गया। एक- कब से ओलंपिक स्टार्ट हुए, ये जो आता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, करते 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 2021 में कर दिया कि पेंडेमिक क्या, 2021 में इसको कर दिया, समर में होने 2021 में। फिर अब दोबारा से कोरोना की वेव जो स्टार्ट हुई, दोबारा से इनको टालने की बात की जा रही है। जो ओलंपिक है गेम्स है, विल कीप द नेम ऑफ ओलंपिक एंड द पैरा ओलंपिक गेम टोक्यो। पैरा ओलंपिक क्या होता है, मतलब कि इसमें थोड़े से जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जिनको मतलब कोई हाथ नहीं है पहने, वो पैरा ओलंपिक में पार्ट लेते हैं, ओलंपिक में सही सलामत व्यक्ति पार्ट लेते हैं। द डिसीजन केम आफ्टर सम ऑफ द मेजर स्पोर्ट्स नेशन लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने विड्रॉल कर दिया कि 2020 के ओलंपिक नहीं होने चाहिए, 2021 में कर दिए क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था। कोविड 19 क्या है, डब्ल्यू ने इसे पेंडेमिक घोषित कर दिया है। एक होता है एंडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। एंडेमिक मतलब पर्टिकुलर एरिया में कोई डिसीज है, पेंडेमिक अब तो पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। इस बेसिस पे देखते हुए इनको हटा दिया गया था। ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको सबको पता है कोविड 19 है क्या। की पॉइंट क्या है कि हिस्टोरिक मतलब पहले भी ऐसे पोस्टपोन हुए हैं क्या। आपसे बोल सकता है, यूपीएससी प्री में पूछ सकता है, दिस इज फर्स्ट टाइम एन ओलंपिक गेम्स पोस्टपोन हुए, फर्स्ट टाइम। ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसे कई बार हुआ है। फर्स्ट टाइम जो हुआ था वन इट्स 124 ईयर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। फर्स्ट ओलंपिक जो थे गेम हेल्ड हुए थे 1980 1896 में, जो एथेंस में हुए थे, ग्रीस में हुए थे। तो कहाँ पे फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुए थे, यहाँ पे हुए थे 1896 में ओलंपिक पहली बार। इट ऑल्सो कंसिडर एज द फर्स्ट पोस्टपोनमेंट ओलंपिक इन द पीस टाइम। तो ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अर्लियर द गेम वॉज नॉट हेल्ड, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तब नहीं हुए, उस टाइम पे गेम हुए। 1940 में जापान हैज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट द ओलंपिक, मतलब जापान पहली कंट्री था 1940 में एशिया की जिसने होस्ट किए थे। बट इज द मिलिट्री एग्रेशन इन द एशिया फोर्स, मतलब कि वहाँ पे ओलंपिक शेड्यूल इन द जापान 1940 इज नोन एज द मिसिंग ओलंपिक। 1940 को मिसिंग ओलंपिक भी कहा गया। आफ्टर द गेमिंग वॉज स्विच टू द, मतलब फिनलैंड में ट्रांसफर कर दिए गए थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, जापान को करने थे। पहली एशिया कंट्री बन गया था जो जापान होस्ट करेगा, पर वो मिलिट्री एग्रेशन हो गया एशिया के अंदर, तो उनको शिफ्ट कर दिया गया। तो उसे उस टाइम पे क्या बोला गया, मिसिंग ओलंपिक ऐसा नाम दिया गया था। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट क्या आती है, स्पेंडिंग 12 बिलियन टू होस्ट द गेम, मतलब कैसे कॉस्ट आती है, पोस्टपोन होने पे इतना लॉस हो जाता है कंट्री का, ये सारी चीज़ें बात की गई। ये हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो मिसिंग ओलंपिक क्या 1940 में मिसिंग हुए थे, और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। ओरिजिन कैसे हुआ ओलंपिक गेम का, ओलंपिक इज ओरिजिनेटेड टू एंशिएंट ग्रीस, ठीक है ना। वर मतलब कि एक तरह से रिलीजियस फेस्टिवल होता था ग्रीस के अंदर। दिस वर हेल्ड इन द होरिजन ऑफ जीसस के टाइम पे, ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई एट ओलंपिया इन द ग्रीस। तो वहीं से इनकी स्थापना हुई, ठीक है ना। एक तरह से गेम होते थे, मतलब उनके पर्सनल रिलीजियस फेस्टिवल होता था। फिर मॉडर्न ओलंपिक जो गेम्स हैं वो रिवाइव किए गए 19 सेंचुरी में। द फर्स्ट ओलंपिक जो गेम्स हुए वो 1896 में, सॉरी, जो एथेंस जो ग्रीस में हुए। आर्किटेक्चर द मॉडर्न ओलंपिक गेम किसको बोला गया, उनका नाम है आपका पीर करके नाम है, ब्रैन दी, बहुत डिफिकल्ट से नहीं है, क्यूबरटेन करके। इनका नाम थोड़ा याद रखना ऐसे आ जाए तो। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है इसके लिए, जो सब चीज़ को देखती है। उसको क्रिएट किया गया 1894 में, क्योंकि 2 साल बाद कराने थे तो पहले कमेटी चाहिए। एक सुप्रीम अथॉरिटी बॉडी होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट बॉडी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिल्डअप करती है बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा वर्ल्ड डेवलप किया जाए। पैटर्न क्या ओलंपिक में, कि ओलंपिक हैज़ बीन हेल्ड एवरी 4 ईयर सिंस 1948 से हर 4 साल में कराया जा रहा है ओलंपिक को, ठीक है ना। पहले ओलंपिक गेम इज द इंटरेस्टेड टू द सिटी नॉट टू द कंट्री, द चॉइस ऑफ द सिटी लाइज जो स्लोली विद द आईओसी। पहले सिटी कंट्री का नाम नहीं होता था, पहले सिटी होते थे कि जापान के टोक्यो में कराएंगे। आपने ऐसा बोला जापान में ओलंपिक हो रहे हैं, क्या बोला, टोक्यो में ओलंपिक होने थे, टोक्यो में। तो सिटी के नाम पे आता है, कंट्री के नाम पे नहीं आता। कॉमनवेल्थ दिल्ली, जैसे कॉमनवेल्थ दिल्ली होता है तो ऐसा आएगा कि ओलंपिक इन दिल्ली, ओलंपिक दिल्ली आएगा, ऐसे नहीं आएगा ओलंपिक इन इंडिया। पर ये सारी चीज़ सिटी के नाम पे होते हैं, अथॉरिटी, ना कि नेशनल गवर्नमेंट उसे करवाती तो है, पर नेशन के नाम पे नहीं होते हैं।
तो आपको थोड़ा ऐसा याद रखना ओलंपिक के बारे में। इसकी IOC कमेटी होती है, हाईली सुप्रीम बॉडी होती है जो करती है। आप कमेंट में बताना इंडिया का कौन मेंबर है IOC के अंदर, इंडिया का कौन है मेंबर। पहले था, मुझे याद है कि शायद नीता अंबानी थी, अब मुझे पता नहीं वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि डिस्पाइट द पोटेंशियल होता है, मतलब कि मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन अनेबल टू मेक ए मतलब कि ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट। जो मिड डे मील स्कीम आपने इतनी अच्छी से स्टार्ट की, उसकी जो उसका पोटेंशियल था, जिस हिसाब से उसे चेंज करना था सोसाइटी में, क्या वो इतनी अच्छी से इम्पैक्ट कर पाया या नहीं कर पाया, आपको डिस्कस करके बताना है। इंट्रोडक्शन बॉडी बॉडी लिखना है, ये आंसर है उसका, पर ये आपको कमेंट में बताना है। अगर इसकी PDF चाहिए तो वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें लिंक है, वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको आंसर राइटिंग सेक्शन और इसकी PDF वहीं पे मिल जाती है। थैंक यू सो मच।